हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में अपन उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो अपन संविधान के जो 22 भाग है उसमें भाग 1 वो पढ़ चुके थे और भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित था उसके बारे में भी अपन गहन अध्ययन अपन ने किया था। और ये जो टॉपिक्स है संविधान का जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम में आता है, भले वो रीट का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान के अंदर इस टॉपिक का वर्णन आता है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 3 और भाग 3 का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार, उसमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। बट अपना अभी उद्देश्य है समानता का अधिकार पढ़ना है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक का जो मौलिक अधिकार यहाँ दिया हुआ है, अभी अपना उद्देश्य केवल इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए अपन एक एक मौलिक अधिकारों को एक एक जो अधिकार हैं, कुल 6 जो अधिकार हैं उन्हें 6 वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे ताकि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। तो मेरा नाम है ज्योति अग्रवाल। आप अगर चाहें, अगर आपको मेरा जो टॉपिक मेरे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो अगर वो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो यहाँ दिया हुआ है, भारतीय संविधान के मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अगर क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अपन क्वेश्चन वाइज अगर ध्यान रखें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज ने एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मतलब ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं, जबकि यहाँ बात जो चल रही है वो 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज ने एक पत्र जारी किया था, उससे क्या नाम दिया था, मैग्ना कार्टा। फिर अगर भारत की ओर अपन लौटें तो 1931 के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये बात 1931 की है, उसमें किसकी मांग करी थी, तो उन्होंने उसमें मौलिक अधिकारों की मांग करी थी। ठीक है, मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी, 5। मूल संविधान में अधिकारों की संख्या थी 7 और वर्तमान में जो अधिकारों की संख्या है वो है 6। या मानवीय नहीं आएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा मानवीय नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। और जब संविधान बना था तब कितनी थी, 7। संविधान अपना कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और वर्तमान में कितनी है, 6। यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात रखी है। उसके बाद में देखते हैं कि मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मूल संविधान में जब 7 थी और वर्तमान में जब 6 है तो इसका मतलब एक अधिकार हटा दिया गया है। और क्वेश्चन अपने से ये पूछ ले कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार हटाया है, तो मौलिक अधिकारों में से जो अधिकार हटाया है वो है संपत्ति का अधिकार। ये यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। इसे कहाँ से हटाया गया, तो अनुच्छेद 31 से हटाया गया और हटाकर कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 से इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसे जोड़ा गया। और जब संविधान में अपन कोई भी परिवर्तन करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। तो अपन ने अब तक 3-4 तरह के क्वेश्चन अपने जो तैयार किए हैं, एक बार आप वापस मेरी बात को सुने। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने करी, 1931 कराची अधिवेशन में, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन अगला तैयार होता है कि मूल संविधान में अधिकार कितने थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। बिल्कुल कंप्लीट हो गई ये बात। एक हटाया गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, और अनुच्छेद 31 से हटाकर किस में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में ये अपन बात कर चुके हैं। मौलिक अधिकार जो हैं इनमें ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अपन ने भाग 1 की बात करी जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। अपन ने भाग 2 की बात करी जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक था। जबकि भाग 3 की अपन बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है भाई।
भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब निम्नलिखित कौन कौन से प्राप्त है, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि 6 मौलिक अधिकार है। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो 6 मौलिक अधिकार आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, ये 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। आपको अनुच्छेदों का भी ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेदों का वर्णन किस प्रकार के अधिकार में किया गया है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था। अनुच्छेद और अनुच्छेदों का वर्णन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अधिकार कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर आता है। इसका आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। अपना जो आज का उद्देश्य है वो है कौन सा है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक को पढ़ने से पहले अपन अनुच्छेद 12 की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, व्यापक परिभाषा के अनुसार राज्य का अर्थ, मतलब देखो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। राज्य शब्द का अर्थ होता है संसद, राज्य विधानसभाएं, स्थानीय व अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में दर्शाता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य शब्द का अर्थ कौन से अनुच्छेद 12 में है, बिल्कुल क्लियर है माइंड में। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संघ सरकार, राज्य सरकार, जिसमें संसद भी आती है, विधानसभाएं भी आती हैं, स्थानीय अधिकारी आते हैं। तो ये सभी जो मिलकर बना है वो एक राज्य शब्द का अर्थ को प्रदर्शित करता है। और ये किस में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 में। फिर अपन अनुच्छेद 13 की ओर बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 13 में है इसमें देखो अनुच्छेद 13 को एक लाइन में अगर अपन समझें तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी, अगर अनुच्छेद 13 को अपन एक शब्द में समझते हैं तो वो लाइन होगी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इस तरह की एक लाइन होगी। ये सही से नहीं लिखा गया है यहाँ पर, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुने। तो अनुच्छेद 13 में होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये अनुच्छेद 13 क्या करता है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित एक आर्टिकल है। अनुच्छेद 13 इसमें 3 तरह की बातें दी गई है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। आराम से समझेंगे, धीरे से समझेंगे। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है कि ये कहता है कि आप मौलिक अधिकार जो हैं उसमें से किसी भाग को पृथक कर सकते हैं। मतलब आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करेंगे और उसमें से किसी भाग को क्या करेंगे, पृथक कर देंगे, मौलिक अधिकारों से अलग कर देंगे। तो अपन ने अलग कौन सा भाग किया ये आपको पता है। संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31, उसे अपन ने मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया। तो पृथक्करणता का सिद्धांत क्या कहता है कि आप मौलिक अधिकार के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाते हुए इसे किसी भाग को अलग कर सकते हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है, आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि आप मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए आच्छादित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, और ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए आच्छादित मतलब ढक सकते हैं। जैसे वो परिस्थितियां समाप्त हुई वो अनुच्छेद पुनः प्रकाश में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे देती हूँ। जैसे एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 को आप आपातकाल के समय समाप्त करते हैं। तो इसका मतलब आपने आपातकाल जब तक लगा तब तक आपका आर्टिकल 19 बंद रहा। जैसे आपातकाल खत्म हुआ, आर्टिकल 19 पुनः प्रकाश में आ गया, तो उसको कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं। फिर भाई आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, उसे मौलिक अधिकारों को अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके हित में है।
तो अनुच्छेद 13 3 बातें करता है। एक तो होता है आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। फिर अपन अपना मेन जो टॉपिक है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, इसको समझते हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि का शासन। विधि का शासन क्या है कि विधि के, इसमें 2 तरह की बातें होती है, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण। ये दोनों बातें मैंने अच्छे से आपके सामने लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों बातें यहाँ लिखी गई है, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण। अब विधि के तरफ समता मतलब सभी जो है व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून उनको समान संरक्षण देता है, समानता भी है और संरक्षण भी देता है। अब अपने से क्वेश्चन ये पूछ ले कि समानता कहाँ से लिया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया ब्रिटेन से, जबकि अपने को पूछे कि संरक्षण कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया अमेरिका से। क्लियर है माइंड में। उसके बाद में ये पूछा जाता है कि समानता और संरक्षण जो दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष, क्योंकि कानून अंधा बताता है मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, तो सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। संरक्षण में ये वाली बात आती है, देखो संरक्षण ये कहता है कि अगर अपराध किया है तो दंड दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी अधिकारी ने या किसी उच्च राजनीतिक अधिकारी ने कोई अपराध किया हो तो उसे संरक्षण दिया जाएगा, और अगर गरीब ने अपराध किया हो तो उसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना भेदभाव किए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये जो पूरी थ्योरी मैंने आपके सामने लिख रखी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बट अभी जो मोटी बात है जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वो ये है कि विधि अनुच्छेद 14 जो है ये बोल रहा है विधि का शासन, और विधि का शासन में 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो है विधि के समक्ष समानता और एक है विधि के समक्ष संरक्षण। सभी को समान माना गया है और अपराध करने पर सभी को समान दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी महान व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया तो उसका दंड जो का परिमाप वो कम कर दिया जाएगा। सभी को समान जो है वो अपराध का दंड दिया जाएगा। ये वाली बात जो कहता है अनुच्छेद 14 विधि का शासन का। थ्योरी काफ़ी लिखी गई है, मैंने आपको बड़ी बात समझा दी है, वो आपके सामने होनी चाहिए। अब अपन ये देखते हैं कि इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं कि देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा आप आर्टिकल देखें, इसमें आर्टिकल नहीं लिखा गया है बट आर्टिकल मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। अपन बात कर रहे हैं अपवाद की। देखो इसमें कुछ अपवाद है। 2 सामान्य पद है, वो 2 सामान्य पद कौन से हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई अपराध करते हैं तो उन्हें पद पर रहते हुए दंड का प्रावधान नहीं है। पद छोड़ने के बाद उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह दंड का प्रावधान है अगर वो कोई अपराध करते हैं तो एक अपवाद आपके सामने आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उन्हें पद के दौरान नहीं दिया जाएगा, पद छोड़ने के बाद उन्हें अपराध का दंड दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें उसी से रिलेटेड है, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 अपने कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव का अंत। आर्टिकल 15 जो मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ, आर्टिकल 15 ये कहता है भेदभाव का अंत। भेदभाव का अंत। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा था? विधि का शासन। और आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? भेदभाव का अंत। मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव कितने प्रकार से बताया गया है इसमें? तो इसमें भेदभाव 5 प्रकार से बताया गया है। जैसे धर्म, यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखे, प्लस अपन इसको इंडिकेट भी कर देते हैं कि भेदभाव का अंत कैसे है। तो भेदभाव इसमें 5 प्रकार से बताया गया है। ये 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, मतलब इन 5 प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियम 2 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म, लिंग के आधार पर, जैसे मान लो इन 5 के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता, भोजनालयों में नहीं जाने दिया जाता, मनोरंजन स्थल, कुआं, तालाबों, स्नान घाटों,
सड़कों और घूमने पर अगर रोक लगाई जाती है तो आर्टिकल 15 के तहत उस पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। मतलब नियम 2 ये कहता है, 15(2) ये कहता है कि किसी की व्यक्ति के साथ में सार्वजनिक स्थानों, भोजनालय, होटल, मनोरंजन स्थलों, सिनेमा घरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 2 की बात आती है। फिर इसमें कुछ अपवाद अपन चलते हैं। कुछ अपवाद जैसे कि आपको बताया गया था कि 15(1) में बताया गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब पुरुषों व स्त्रियों में समानता रखी जाएगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर 15(3) क्या कहता है, 15(3) ये कहता है, थोड़ा सा ऊपर चले गए अपन, 15(3) ये कहता है, ये रहा 15(3) ये कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था राज्य सरकार कर सकेगी। मतलब पहले तो क्या बोला था कि महिलाओं व पुरुषों को समानता दी जाएगी, मगर आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्लस उन्हें पुरुषों से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएगी, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मतलब आर्टिकल 1 का अपवाद, आर्टिकल 15(1) का अपवाद कौन सा हो गया, आर्टिकल 15(3), जिसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं दी गई है। फिर अपन बात करते हैं, आर्टिकल 15(1) में बोला था कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर फिर आप ये कहेंगे ये आर्टिकल जो जाति के आधार पर भेदभाव करना, मतलब भेदभाव किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ST, ST और OBC को विशेष सुविधाएं दी जा रही है, जबकि पहले ये बोला था कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मगर इसके साथ में ये भी है कि अगर इन लोगों को समाज के अंदर शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो इनको आगे लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। तो हर आर्टिकल का अपना एक अपवाद है, ये अपन ने यहाँ पर देखा। अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। मतलब सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर समानता रखी जाएगी, किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता। ठीक है, बट फिर वापस अपन ये देखते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई जाति अगर पिछड़ी हुई है, कोई समाज अगर पिछड़ा हुआ है, तो उसे आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और ये आरक्षण की व्यवस्था अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेवे तो ये आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में आई है, अनुच्छेद 16(2) के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को तवज्जो दिया गया। अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16(2) में ये कहा गया है कि पिछड़ी जातियों को आगे लाने के लिए उन्हें सरकारी पदों पर आरक्षण दिया जाएगा, प्लस पदोन्नति में भी उन्हें विशेष तवज्जो दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 तो लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, मगर उसका अपवाद फिर यहाँ पर ये देखा जाता है। बीच में कई तरह के मामले आए थे, इंदिरा साहनी बनाओ, तो इस वाले मामले में ये कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, मगर सरकार ने 71वां संविधान संशोधन करने के बाद में सरकारी पदों पर पदोन्नति में फिर आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर कर दी। तो इस तरह के कई केसेस आए थे। अपना जो मेन उद्देश्य है ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात आती है और अनुच्छेद 16 आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाकी और भी चीज़ें लिखी गई है, बट आपको ये पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 जो है RPSC द्वारा महत्वपूर्ण प्रिय क्वेश्चन RPSC का रहा है। इससे कई बार के क्वेश्चन अनुच्छेद 17 से पूछे जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 क्या कहता है, देखो भाई, अनुच्छेद 17 सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन जो अगर आती है तो वो एक लाइन क्या है कि, एक सेकेंड, यहाँ अपन देखते हैं ये एक लाइन क्या है, अनुच्छेद 17 की एक लाइन। ओके, चलो, अनुच्छेद 17 में है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छूआछूत का अंत। मतलब काफ़ी टाइम से भारत में ये चलता हुआ आ रहा था, तो इसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। इसके तहत अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है। मतलब छुआछूत जो चलती थी भारतीय समाज में, उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। अनुच्छेद का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था। मतलब इसे और कठोर बनाने के लिए 1955 के अंदर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। अस्पृश्यता अगर क्वेश्चन आ जाए तो अनुच्छेद 17 में खतरा, किसको खतरा, तो जो अस्पृश्यता वाली जो बातें कही गई है
ये सब खतरे वाली बातें हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 के अंदर। फिर अनुच्छेद 18, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत क्या है, इसमें अपन ये देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो भी उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उन सारी उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। केवल 2 ही क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती है, और वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? तो सेना व शिक्षा, इसको विद्या भी बोल सकते हैं। केवल इन दोनों क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती है, बाकी सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अब इसमें यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारत का नागरिक अगर किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है तो उसको ये मनाही है। मगर इसमें एक लाइन और जोड़ी जाती है कि अगर वो कोई उपाधि स्वीकार करता है तो उसे ये राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो किसी अन्य विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण कर सकता है। फिर ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह राज्य के अधीन लाभ व विश्वास के किसी पद पर धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मान लो वो भारतीय व्यक्ति नहीं है, मगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, अगर वह व्यक्ति भी कोई उपाधि धारण करता है तो वो किसकी अनुमति लेगा? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। फिर ये कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अपन ने जो तीनों पॉइंट पढ़े हैं उन तीनों पॉइंट में यही है कि अगर 18 के अंदर उपाधियों का अंत है, क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती है, तो केवल 2 क्षेत्रों में। कौन कौन से? सेना व शिक्षा में ही उपाधियां दी जाती है। केवल इन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती है। और अगर कोई भी उपाधि लेनी है तो किसकी अनुमति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो अपन ने आज का जो अपना मेन उद्देश्य रहा वो था समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत और अनुच्छेद 14 विधि का शासन। तो अपन ने देखा कि ये सारे अनुच्छेद हैं, ये अपने को पढ़ने हैं, अपनी कॉपी में ऐड करने हैं, बार बार वीडियो को सुनना है, याद करना है। ज़रूर आपको ये एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो रहेगा अपना समानता के बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धन्यवाद।